न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के 98,000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। जयपुर के SMS स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर को लेकर बयान पर भारत खामोश। इसरो प्रमुख ने कहा, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 10 उपग्रह कर रहे निरंतर निगरानी। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी व 5 सालों के ने कांस्य पदक जीता, भारत को 7 पदक। IPL के 16 या 17 मई से फिर से शुरू होने संभावना। विजय वडेट्टीवार का तीखा हमला, बेमौसम बारिश, अजित पवार और केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें भी हुई फेल। बैनर नहीं, बुके नहीं, इवेंट नहीं, जन्मदिन पर उपवास पर बैठेंगे किसान नेता रविकांत तुंगर। अब खबरें विस्तार से। बिहार के 98,000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। सैलरी को लेकर शिक्षा विभाग ने दिया अपडेट। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 98,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए वेतन को लेकर बड़ा अपडेट आया। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 25 अरब रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत दी गई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेगा। विभाग ने इसमें से तत्काल 825 करोड़ रुपए जिलों को जारी भी कर दिए हैं, ताकि शिक्षकों के खातों में जल्द वेतन पहुंच सके। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों के वेतन संबंधी आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। पहली सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्याओं का भी जल्द समाधान होने की उम्मीद है। जिन शिक्षकों को पिछले कुछ महीनों से वेतन नहीं मिला था, उन्हें भी अब जल्द वेतन मिलने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने फंड रिलीज कर दिया है और जिलों को भुगतान के निर्देश दिए हैं। ये वेतन पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों से स्नातक प्रतीक्षित वेतनमान के शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों को मिलेगा। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले और विशिष्ट शिक्षक बने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को भी इससे शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से बिहार के हजारों नवनियुक्त शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी सैलरी जल्द उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। विभाग ने वेतन भुगतान की पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के SMS स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम को किया रिसील। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को खेल परिषद के कर्मचारियों ने ईमेल को ओपन करके देखा तो उसमें स्टेडियम को बम से उड़ने की धमकी दी गई थी। मेल में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। खेल परिषद के अधिकारियों द्वारा मेल मिलने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पुलिस कंट्रोल रूम ने सभी अधिकारियों को बम का मेल मिलने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम, QRT, बम निरोधक दस्ता सहित कई टीमें SMS स्टेडियम पहुंची है, जहां स्टेडियम को खाली कराकर सर्च किया जा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर के इलाके और बिल्डिंग को सर्च किया जा रहा है। अभी तक की भी संदिग्ध वस्तु के स्टेडियम में होने की जानकारी नहीं मिली है। बम की सूचना मिलने के बाद आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश में जुट गई है। साइबर टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम को पूरी तरह सील कर दिया गया है। 8 मई को भी SMM स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। कर्मचारियों ने ईमेल को ओपन करके देखा तो उसमें स्टेडियम को बम से उड़ने की धमकी दी गई थी। मेल में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद SMS स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। सर्च के दौरान कुछ भी नहीं मिला था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर को लेकर बयान पर भारत खामोश, क्या है इसके मायने? भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को एक दूसरे के सैन्य हवाई अड्डों पर हमले और नुकसान पहुंचाने के दावे किए। दोनों देशों के बीच तनाव शीर्ष पर था। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस सक्रिय हुए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की। शनिवार दोपहर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की।
इसके बाद रिपोर्ट आई कि भारत भविष्य में आतंकवाद की किसी भी घटना को युद्ध की कार्रवाई मानेगा। दोपहर करीब 3:30 बजे पाकिस्तान के DGMO जनरल ऑफ मिलिट्री ने भारत के DGMO से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों देश जमीन, वायु और जल क्षेत्र से एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की पहली जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को 5:30 अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किए एक पोस्ट पे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करते हुए दावा किया कि रात भर चली बातचीत में अमेरिका ने मध्यस्थता की। ट्रंप ने दोनों देशों को मुबारकबाद देते हुए लिखा, यह अमेरिकी की मध्यस्थता में रात भर चली बातचीत के बाद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर यह पहली सार्वजनिक घोषणा थी जो भारत और पाकिस्तान के आधिकारिक बयानों से पहले की गई थी। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संघर्ष विराम की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों में अमेरिका, सऊदी अरब और ब्रिटेन सहित 30 से अधिक देश शामिल थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसरो प्रमुख ने कहा, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 10 उपग्रह कर रहे निरंतर निगरानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को रविवार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक सजीव अंतरिक्ष शक्ति बनता जा रहा है और वर्ष 2040 तक देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसरो प्रमुख ने कहा, आज 34 देशों के 433 उपग्रह भारत से अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं और उन्हें उनके कक्ष में स्थापित किया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज 10 उपग्रह देश के नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से लगातार 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य तनाव की पृष्ठभूमि में आई है। देश ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसका उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। डॉक्टर नारायण ने कहा, यदि हमें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें उपग्रहों का उपयोग करना होगा। हमें अपने 7000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की निगरानी करनी है। हमें पूरे उत्तर भारत को लगातार निगरानी में रखना है। यह कार्य उपग्रह और ड्रोन तकनीकी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि इसरो G20 देशों के लिए एक विशेष उपग्रह विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जलवायु, वायु प्रदूषण और मौसम की निगरानी करना है। इसरो प्रमुख ने स्वतंत्रता के बाद देश की प्रगति को अद्वितीय और उल्लेखनीय बताया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी व पार सालुंके ने कांस्य पदक जीता, भारत को 7 पदक। भारत का अभियान इस तरह से 7 पदकों के साथ खत्म हुआ। कंपाउंड तीरंदाजों ने इससे पहले शनिवार को 2 स्वर्ण के साथ 5 पदक जीतकर दबदबा कायम किया था। इसमें 3 पदक में मधुरा धामनगर का योगदान रहा। उन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण के साथ महिला और मिश्रित टीम के पदक जीतकर 3 साल बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी का जश्न मनाया। भारत की 30 साल की तीरंदाज ने हालांकि सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक के मैच में कोरिया की एक अन्य खिलाड़ी कांग चेन योक के खिलाफ 7-3 की जीत के साथ पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। दीपिका ने सेमीफाइनल में हार का सामना करने के बाद कांस्य पदक के मैच में अधिक धैर्य और रणनीतिक स्पष्टता दिखाई। पहला सेट 27-27 से बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन दीपिका ने दूसरे सेट में 28 अंक बनाकर 3-1 की बढ़त से बना ली। पूर्व विश्व चैंपियन कांग ने हालांकि वापसी करते हुए दीपिका के 27 के मुकाबले 30 अंक के साथ स्कोर को 3-3 से बराबर कर दिया। 4 बार ओलंपिक खेल चुकी दीपिका ने अनुभव का शानदार इस्तेमाल करते हुए तीनों निशाना 10 अंक पर साथ धर 5-3 की बढ़त कायम की। उन्होंने इसके बाद कांग के 28 के मुकाबले 29 अंक जुटाए हुए अपनी जीत पक्की कर ली। पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में क्वालिफाइंग में 60वें स्थान पर रहने वाले पार्थ सालुंके ने कांस्य पदक जीतकर देश का 7वां पदक पक्का किया। इस 21 साल के खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में कोरिया के दिग्गज किम उजिन से हार के बाद शानदार वापसी करते हुए उच्च वरीयता प्राप्त फ्रांस के तीरंदाज बैप्टिस्ट एडिस को
5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में 6-4 से हराकर अपना पहला विश्व कप पदक जीता। सालुंके ने कांस्य पदक के मुकाबले में 30 अंक की शानदार शुरुआत करते हुए पहला सेट जीत लिया है। दूसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों ने 28-28 अंक बनाए, जिससे भारतीय खिलाड़ी के पास बढ़त बनी रही। उन्होंने तीसरे सेट में सिर्फ 25 अंक हासिल किए, जिससे एडिस को स्कोर 3-3 से बराबर करने का मौका मिला। चौथा सेट बराबरी पर छूटा। सालुंके ने 5वें सेट में 2-10 और 1-9 का निशाना साध कर 29 अंक बटोरे, जबकि एडिस 28 अंक की बना सके। भारतीय खिलाड़ी ने इस तरह 6-4 से जीता दर्ज की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल के 16 या 17 मई से फिर शुरू होने की संभावना। कोलकाता से बाहर हो सकता है फाइनल, आज घोषित हो सकता है कार्यक्रम। शनिवार को संघर्ष विराम को घोषणा की लीग को फिर से शुरू करने की उम्मीद जाग दी है, जिसे 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। आईपीएल संचालन परिषद के सदस्यों और बीसीसीआई के अधिकारियों ने लीग को फिर से शुरू करने की योजना पर रविवार को चर्चा की। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड अब भी उपयुक्त कार्यक्रम बनाने पर काम कर रहा है। शुक्ला ने कहा, अभी तक आईपीएल पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आईपीएल के एक सूत्र ने बताया कि लीग लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच लखनऊ में होने वाले मैच के साथ फिर से शुरू होंगी। यह मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 मई को खेला जाना था। एक सूत्र ने बताया, सभी टीमों को अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने के लिए कहा गया है। टूर्नामेंट 16 या 17 मई को लखनऊ में फिर से शुरू होगा। अंतिम कार्यक्रम कल साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा, सबसे अधिक संभावना है कि मैच 4 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे और दिल्ली व धर्मशाला को और मैचों की मेजबानी नहीं मिलेंगी। इन स्थानों से भी सभी उपकरण पहले से ही हटा दिए गए हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर के लिए स्थल में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसकी मेजबानी हैदराबाद को करनी थी, लेकिन कोलकाता संभवतः 1 जून को होने वाले फाइनल की मेजबानी से चूक सकता है, क्योंकि उस दिन शहर में बारिश का पूर्वानुमान है। सूत्रों ने कहा कि अभी तक प्ले-ऑफ चरण के लिए स्थलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बारिश कोलकाता में होने वाले फाइनल को प्रभावित कर सकती है। उस स्थिति में फाइनल अहमदाबाद में खेला जा सकता है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सोकिया ने कहा, अगले कुछ दिनों में हम लीग से शेष मैचों के मेजबानी वाली फ्रेंचाइजी प्रसारकों, प्रायोजकों और राज्य संघों के साथ परामर्श शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, इस समय आईपीएल के महत्व को देखते हुए इसे फिर से शुरू करने के समय को अंतिम रूप देने से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेना भी विवेकपूर्ण आवश्यक होगा। यह संभव है कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को बृहस्पतिवार को रद्द हुए मैच के लिए 1-1 अंक दिया जाए। पंजाब किंग्स ने 10.1 ओवर के 1 की विकेट पर 122 रन बना लिए थे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण धर्मशाला में मैच रोकना पड़ा। खिलाड़ियों को बस से पंजाब के जालंधर से लाया गया, जहां से वे ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। अगर शेष 16 मैचों की मेजबानी के लिए केवल 4 स्थलों को चुना जाता है, तो दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस को घरेलू मुकाबले के आयोजन का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि टूर्नामेंट के बाकी मैच हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और लखनऊ तक सीमित रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और 4 प्लेऑफ स्थान के लिए 7 टीम दावेदार है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय वडेट्टीवार का तीखा हमला, बेमौसम बारिश, अजित पवार और केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आज एक प्रेस वार्ता में राज्य और केंद्र सरकार पर तीखे शब्दों से हमला बोला। उन्होंने बेमौसम बारिश से हुई फसल क्षति, पालक मंत्री पद की राजनीति, अजित पवार की भूमिका और डीजीएमओ बैठक को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। वडेट्टीवार ने कहा, बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक न तो पंचनामा हुआ है, न ही कोई मुआवजा तय किया गया है। ये सरकार किसानों के प्रति क्रूर है। हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि रबी फसल की किसानों को 12,000 रुपए प्रति हेक्टर और सब्जी की फसल को देखते हुए 25,000 रुपए की सहायता दी जाए। उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर कटाक्ष करते हुए वडेट्टीवार बोले, SC/ST विभाग का अनुदान डाइवर्ट करके मेरी प्यारी बहन को दिया जा रहा है। चुनावी लॉलीपॉप से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा की नीति नेताओं को इस्तेमाल करने और फेंकने की है।
कांग्रेस को कमजोर कर क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना उनकी रणनीति है, लेकिन ये खाद ज्यादा दिन नहीं दी जाएगी। पालक मंत्री संजय गोगावले पर निशाना साधते हुए वडेट्टीवार ने कहा, बातों से कुछ नहीं होता, मराठा समाज के प्रति सम्मान होना चाहिए। दाढ़ी मूंछों की बातें छोड़कर व्यवहार में मर्यादा लानी होगी। वडेट्टीवार ने बताया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सभी प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनाव की रणनीति तय की जाएगी और मीडिया को कार्य योजना की जानकारी दी जाएगी। वडेट्टीवार ने डीजीएमओ स्तर की बैठक और युद्ध विराम को लेकर मोदी सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, आज भारत अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने चुप क्यों रहते हैं? यह एक कमजोर सरकार का संकेत है। पाकिस्तान जैसे देश के सामने 2 कदम पीछे हटना शर्मनाक है। विजय वडेट्टीवार की यह प्रेस वार्ता ने केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि केंद्र की विदेश नीति पर भी कई सवाल छोड़ गई। पक्षाला सोबत घेऊन चालण्याचीच आहे आणि ती भूमिका आमची कायम आहे। डीजीएमओ को लेकर आज दोपहर में 12 बजे बैठक हो रही है। पाकिस्तान के साथ ये दूसरी बैठक है, कैसे देखिए, जो गंवाना था हमने गंवा चुके हैं। जो मुझे तो इसके बारे में बहुत सारी शंकाएं उपस्थित की जा रही है कि जो युद्ध विराम हुआ उस बार को हो सकता है कि इसमें अमेरिका को से कुछ दोस्तों के लिए फ़ायदे की बात होगी, नहीं तो अमेरिका के सामने झुकने की ज़रूरत क्या थी? कौन लगाए अमेरिका? क्या हम अमेरिका को इतना तजुर्बा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसमें कुछ तो दाल में काला जरूर है। देखो, भारत की आर्मी और भारत की शक्ति, ये तो पाकिस्तान की औकात ही नहीं हमारे सामने खड़ा होने की। फिर भी हम लोग अगर आगे बढ़कर 2 कदम फिर पीछे आते हैं तो इसमें राजनीतिक क्या उसकी उनकी आइडिया है या राजनीति क्या मंशा है, इस बारे में बात नहीं करूंगा। पर एक बात तो स्पष्ट है, ऐसे बैठकों में कुछ होने वाला नहीं है और ऐसे मीटिंग लेकर कुछ होने वाला नहीं है। जो सरकार ने कमाई थी वो सब वो उन्होंने गवा चुके हैं। संजय राउत ने ऐसा कहा है कि भाजपा के नए पापा ट्रंप है। भाजपा के नए पापा ट्रंप, संजय राउत ने आरोप किया। ट्रंप को देखा है हमने, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे तब ट्रंप के सामने उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। इसका मतलब यही दिखता है कि ट्रंप के सामने मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी को क्या डर है? या मोदी जी क्यों इस तरह चुप रहे? इस बारे में पूरे देश में चर्चा थी ना। ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये सबके सामने हुआ है। उनके सामने जब प्रेस चल रही थी तो या वार्ता चल रही थी, तो सवाल यही है कि आज जो वार रोका गया और इसका क्रेडिट जो ट्रंप ने लिया और हमने रुकवाया, इसका मतलब यही है कि भारत हमारी मुट्ठी में है या कंट्रोल में है। ये कमज़ोर सरकार के लक्षण है। ये कमज़ोर सरकार के इस तरह से रोकना, कमज़ोर सरकार नज़र आती है और ये हिंदुस्तान में दिख रहा है। कोई कल परसों ये सब कुछ नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद चाहे ये 62 का वार हो, 65 का वार हो, 71 का वार हो, हमेशा हमने अपने पक्ष का फायदा उठाया और हमेशा वार में जीत भारत की हुई है, हिंदुस्तान की हुई है। और इस तरह कदम पीछे लेना तो सरकार की नामुश्की का और सरकार के झुकने का इरादा, यह स्पष्ट कुछ फायदे के लिए हुआ है, ये दिखता है। तर अवकाळी पाऊस कालही पुन्हा एकदा झालेला आहे बऱ्याच भागामध्ये, काय सांगू? काल आम्ही काही भागामध्ये दौऱ्यामध्ये आम्ही पाहिलं की अवकाळी पावसामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांचं रब्बीचं धान प्रचंड नुकसान झालेलं आहे
आता थातूर मातूर सर्वे करण्याचं काम आम्ही ज्या ठिकाणी फोन करतो तिथे सुरू आहे. पण जिथे मात्र शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये, सरकारने स्वतःकडून की यांचे पंचनामे करा आणि पंचनामे करून सरकारकडे रिपोर्ट सादर करा, अहवाल सादर करा, असं कुठलाही आदेश या सरकारने दिलेला नाही. मला कळत नाही की इतकं नुकसान झाल्यानंतर सुद्धा यांना शेतकऱ्यांच्या या व्यथा समजू नयेत. हे इतकं शेतकऱ्याप्रती निष्ठुर सरकार दुसरं असू शकत नाही. आणि म्हणून आम्ही तातडीनं सरकारकडे उद्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन मागणी करणार आहोत आणि शेतकऱ्यांना, रब्बीच्या शेतकऱ्यांना किमान हे नुकसानीचे पंचनामे करून हेक्टरी 25,000 रुपये तरी मदत तातडीनं करावी. कारण हातात आलेलं पीक अनेक भागातलं हातातून गेलेलं आहे. भाजीपाल्यांचं पीक गेलेलं आहे, रब्बीचे सर्व पिकं गेलेले आहेत. अजूनही वातावरण जे आहे ते फार नुकसानदायकच आहे. त्यामुळे मला तरी वाटतं की सरकारने तातडीनं पंचनामे करावेत आणि शेतकऱ्याला मदत करावी. काल अजित पवार बोलले की लाडक्या बहिणींना अर्थसहाय्य करणारी एक योजना आणत आहे, वेगवेगळ्या स्तरावर ते असेल आणि जवळपास 40 ते 50,000 रुपये अर्थसहाय्य लाडक्या बहिणींना केलं जातं. आता आणू द्या, काय योजनेचं स्वरूप आहे. पहिलेच तिजोरीमध्ये ठणठणाट आहे आणि आमच्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राईब विभागाचे पैसे वळवून लाडक्या बहिणींना पैसे द्यावे लागत आहेत. पुन्हा नवीन लॉलीपॉप काय जिल्हा परिषदच्या निवडणुकात तोंडावर घेऊन तर नाही आहे ना. त्यामुळं हे आता खरं काय खोटं काय ते आणल्यानंतर आम्ही त्याचं उत्तर देऊ. शरद पवार, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस ही ट्राय पार्टी ॲग्रीमेंट काय आहे हे बघावं लागेल, संजय राऊत म्हटले. एकूण संकेत आहे की शरद पवार आज हे तिन्ही नेते एका मंचावर देखील येतात एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं. भाजपाची नीती वापरा आणि फेका अशीच नीती भारतीय जनता पक्षाची आहे. योजन थ्रोवाले. आता कदाचित एका पक्षाचा वापर झाला असेल त्यामुळे दुसरा पक्ष सोबत घ्यायचा. यांच्या मागची राजनीती स्पष्ट आहे की आता पवारसाहेबांची भूमिका काय यावर एवढ्या लवकर काही आपण भाष्य करणं उचित होणार नाही. परंतु एकूणच राष्ट्रवादींची भूमिका ही भारतीय जनता पक्षाचे जे काही डावपेच आहेत त्यामध्ये काँग्रेसला कमकुवत करणं आणि काँग्रेसचा जनाधार तोडून प्रादेशिक पक्षाकडे नेणं. राष्ट्रीय पक्ष कमकुवत झाला की स्पर्धक राहणार नाही राष्ट्रीय स्तरावर. त्यामुळे प्रत्येक राज्यामध्ये त्यांचे ते प्रादेशिक पक्षाला खतपाणी घालून ते झाड मोठं करायचं ते प्रयत्न करतात आणि काही दिवसानंतर मग खतपाणी आणि पाणी बंद करून टाकतात. म्हणजे दोनही उद्देश त्यांचे साध्य होतात. त्यामुळे त्याचा एक भाग असू शकतो असं मला वाटतं. झेंडावंदन करू दिलं म्हणजे पालकमंत्रीपद मिळालं असं होत नाही असा टोला मारलेला आहे भरत गोगावले यांनी. अजूनही पालकमंत्रीपदाचा किडा अजूनही कायम आहे. एवढे महिने झालेले आहेत सरकारला. काय गोगावले बोलत आहेत पण गोगावले काही दाखवत नाही. जरा मराठा बाणा काही दिसत नाही त्यांचा एकूण दाढी, त्यांचा मिशी, सगळा रुबाब पाहिल्यानंतर कधी ते पीळ देऊन मिशीला आणि दाढीला हात मारून मांडीवर थाप देऊन कधी उतरतील तर खऱ्या मर्दानकी आहे. निवड बोलून उपयोग काय. त्यामुळं त्यांच्या तोंडाला आता झाला, आता 6 महिने होऊन गेले. त्यांनी चांगला धडाकेबाज या संदर्भातली भूमिका स्वभावानुसार स्पष्ट करावी. नाहीतर सकाळी उठून ब्रश बदलण्यासारखी भूमिका बदलून उपयोग होणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधीही लागू शकतात. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहे. काँग्रेस कशी तयारी करत आहे, स्वबळावर तयारी करत आहे की महाविकास आघाडी म्हणून तयारी करत आहे? काही चर्चा सुरू आहे का या सगळ्याची? उद्या दिल्लीमध्ये या संदर्भातली बैठक राहुलजी आणि मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांच्याकडे आहे. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख नेत्यांना बोलवलेलं आहे आणि त्या बैठकीमध्ये ही चर्चा होईल. त्यानंतर झालेली चर्चा आम्ही आणि दिलेले आदेश हायकमांडने ते आम्ही तुम्हाला सांगू.
ऑपरेशन सिंधूनंतर विशेष अधिवेशन शिंदे सेनेच्या वाटेवर आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्यामुळे त्यांच्यामध्ये नाराजी असल्याचं बोलण्यात जात आहे. तरी आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला मोठा धक्का. जाऊ द्या ना, जेवढा कचरा साफ होईल तेवढा होऊ द्या. ज्यांना सत्तेचा मोह आहे, ज्यांना सत्तेशिवाय जगू शकत नाही, तर हे कचऱ्याच्याच गंतीमध्ये आहेत. त्यामुळं हे कचरा स्वच्छ झाला की नवीन लोकांना संधी मिळेल. पण हे ज्या पद्धतीनं लोकांचे पक्ष फोडून कोणी काही विचार करत असेल तर जे मूळ पक्षाशी बेईमानी करतात ते उद्या तुमच्याशी बेईमानी करतील. हा विचार करून दुसऱ्या लोकांनी तो निर्णय घ्यावा. अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे एकत्र येण्याची चर्चा आणि या संदर्भात पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अंकुश काकडे यांनी सुप्रिया सुळेंना पत्र लिहिलं. आम्हाला आनंद आहे. आम्हाला आनंद याचा आहे की सगळे काँग्रेस सोडून सगळे जर एकत्र येत आहेत तर मग आम्हीच प्रमुख विरोधी पक्ष आहोत. त्यामुळे काँग्रेसचा जनाधार ठरलेला आहे. काँग्रेसच्या विचारधारेला मानणारा, काँग्रेसच्या आयडिओलॉजीला मानणारा, काँग्रेसबरोबर असलेला मतदार तो अजूनही आमच्यासोबत आहे. ठीक आहे, काही ठिकाणी डिस्टर्ब झाला असेल, पण त्यामुळे महाराष्ट्रात जर असं काय होत असेल तर तो त्या पक्षाचा निर्णय आणि त्यांचा निर्णय आहे. परंतु आमची भूमिका ही महाराष्ट्रामध्ये समविचारी पक्षाला सोबत घेऊन चालण्याचीच है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें भी फेल, नए मिशन के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव शांत हो चुका है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांति का माहौल है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें भी हुई फेल, नए मिशन के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव शांत हो चुका है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांति का माहौल है। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल AAN प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी दी है। भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है और हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सेना ने दखल अंदाजी की, हमने उसका जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज ओरिजिन की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और इनमें लॉन्ग रेंज रॉकेट थे। चीनी ओरिजिन के कुछ कॉप्टर्स और ड्रोन थे। इन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिरा है। 7 मई को हुई कार्रवाई में 9 ठिकानों पर हमला करके 100 आतंकवादी मार गिरा है। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे थे। राजीव घई ने कहा, पहलगाम तक पाप का घड़ा भर चुका था और हमने पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी और कार्रवाई करने के जवाब दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन और हथियारों की गई कोशिशें नाकाम करी गई है और जो बचे ड्रोन थे उन्हें मार गिराया। BSF ने जो काम किया वह बहुत ही शानदार है। नापाक हरकतों का विनाश किया गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बैनर नहीं, बुके नहीं, इवेंट नहीं, जन्मदिन पर उपवास पर बैठेंगे किसान नेता रविकांत तुपकर। शहीदों को श्रद्धांजलि, सरकार को संदेश। किसानों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले रविकांत तुपकर इस बार अपना जन्मदिन एक अनोखे और आंदोलनात्मक तरीके से मनाने जा रहे हैं। 13 मई को न कोई समारोह, न कोई स्वागत, बल्कि पूरे दिन का उपवास, वो भी अपने घर के आंगन में परिवार के साथ। मकसद है किसानों को कर्ज माफी, फसल बीमा और भावांतर की मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींचना और शहीदों को श्रद्धांजलि देना। किसान नेता रविकांत तुपकर का जन्मदिन हर साल बेहद सादगी से मनाया जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने इसे पूरी तरह आंदोलन को समर्पित किया है। 13 मई मंगलवार को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रविकांत तुपकर अपने परिवार के साथ अन्न त्याग करेंगे, यानी 1 दिवसीय उपवास पर बैठेंगे। तुपकर ने अपने समर्थकों से अपील की है, कोई बैनर मत लगाना, फूलों के गुलदस्ते मत लाना, तोहफे मत देना। अगर देना ही है तो आंदोलन को ताकत दो, यही मेरे लिए असली तोहफा होगा। देश में रोजाना 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव से पहले जो कर्ज माफी के वादे किए गए थे उन्हें सरकार निभाए। अभी भी कई किसानों को फसल बीमा नहीं मिला है। बैंक उनके खातों पर होल्ड लगा रही है। जबरन वसूली हो रही है, ये बंद होना चाहिए। तुपकर इस उपवास के जरिए न सिर्फ किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, बल्कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 भारतीयों और उसके बाद युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीमावर्ती गांवों के कई नागरिकों की भी जान गई। ये उपवास उन्हें भी समर्पित है।
फसल बीमा की राशि तुरंत किसानों के खातों में भेजी जाए, सोयाबीन और कपास को उचित भावांतर मिले, बैंकों की मनमानी रोकी जाए और खेती को सुरक्षा मिले। इन सभी मांगों को लेकर तुपकर का यह शांतिपूर्ण आंदोलन जन्मदिन पर भी जारी रहेगा। जब देश में नेता अपना जन्मदिन भव्य आयोजन से मनाते हैं, उस वक्त एक किसान नेता अपने आंगन में बैठकर उपवास करता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी आवाज सरकार तक पहुंचे। रविकांत तुपकर का यह संदेश न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।